जनरली यूपीएससी के बाद प्लान बी स्टेट पीएससीज को देखा जाता था और लोग ये सोचते थे कि 2-3 महीने दो और स्टेट पीएससी निकल जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द शेयर कंपटीशन आप स्टेट पीएससीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्लीपी क्लासेस आईएएस स्टेट पीएससी स्पेसिफिक कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उड़ीसा पीएससी निकाला है, यूपी पीएससी निकाला है, जेके पीएससी निकाला है और ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन टॉपर्स का पार्ट बने, इन टॉपर्स में से एक बने, तो जुड़े स्लीपी क्लासेस आईएएस के साथ। नमस्ते, मेरा नाम प्रियांगी मेहता है और मैंने 68वीं बीपीएससी में प्रथम स्थान हासिल किया है। ये मेरा प्रथम प्रयास था। मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 2022 में पॉलिटिकल साइंस में स्नातक किया है और आज मैं आप सबसे अपनी स्ट्रैटेजी और मैंने इस परीक्षा की तैयारी कैसे की वो शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 68वीं बीपीएससी के बाद बीपीएससी का जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा बदला है। तो जो लोग सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेरा जो ध्यान है वो आज उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली मैं उनको एड्रेस करूंगी। पहले आप ये करते थे कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करते थे, फिर आप मेंस की तैयारी करते थे और आप इंटरव्यू की तैयारी करते थे। लेकिन जब जैसे ही कंटेक्स्ट बदला तो प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। तो मैं पहले प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको कहूंगी कि पहले आप मेंस की तैयारी करो। अगर आपने मेंस की तैयारी कॉम्प्रिहेंसिवली कर ली तो प्रीलिम्स से 1 महीने पहले भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करके आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। तो जब मैं मेंस की अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी तो उसमें 2 कंपोनेंट्स आएंगे। पहला तो ये कि मैंने कौन से बुक्स कवर किए, मैंने सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया, और दूसरा ये कि जब आप परीक्षा भवन में होते हो तो आप क्वेश्चन पेपर को कैसे टैकल करते हो। क्योंकि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन जितनी पढ़ाई हमने की है वो हम अगर एग्जाम के दिन डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो मेंस में जैसा कि आप जानते हैं GS1, GS2, एसए के बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड होती है और यही तीनों पेपर आपका जो पोस्ट है वो भी डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि ऑप्शनल इस बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया था और आपको सब्जेक्टिव लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्शनल और हिंदी जो 2 पेपर्स है वो हमारे क्वालिफाइंग है। उसमें आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि हिंदी में जो आपने 5th और 6th स्टैंडर्ड में जो आपने हिंदी ग्रामर पढ़ी थी बस वही लेवल होता है। हिंदी मीडियम के बच्चों को कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, काफ़ी दिनों से हिंदी ग्रामर नहीं की, मैं उनको कहूँगी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लो। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, कारक, इनके डेफिनेशंस आते हैं और फिर टाइप्स भी पूछे जाते हैं। तो और एक निबंध लिखना होता है। तो क्या होता है कि बहुत दिन तक आप हिंदी नहीं लिखते हो तो लिखने की आदत और जो स्पीड है वो काफ़ी कम जाती है। तो जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि पर्यायवाची शब्द और जो ऑपोजिट वर्ड्स लिखने होते हैं वो सब अगर आपने अच्छे से कर लिया तो निबंध अगर आपका बहुत अच्छा नहीं है फिर भी आप उसको क्वालिफाई कर जाओगे। तो इस पेपर में उन चीज़ों का ध्यान रखो जो स्कोरिंग है, चाहे वो आपके डेफिनेशंस हो क्योंकि वो हर साल रिपीट होते हैं, तो उनको कर लो। आप इजीली इस पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हो। जहाँ तक बात ऑप्शनल की आती है तो ऑप्शनल भले ही ऑब्जेक्टिव हो लेकिन इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस हमारे ऑप्शनल से पूछे जाते हैं। तो कोशिश करो कि ऑप्शनल आप वही लो जिसमें थोड़ा सा आपका एक जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर है, और क्योंकि कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से शायद काम ना चले। तो मेरा जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था तो मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करी थी, तो उसी में से ऑब्जेक्टिव्स मेरे आ गए। लेकिन जैसे कि ऑब्जेक्टिव है तो आप जो नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस होते हैं और जो मास्टर्स लेवल की जैसे एंट्रेंसेस होते हैं, चाहे वो DU हो गया, JNU हो गया या फिर BHU हो गया, तो जो एंट्रेंसेस के क्वेश्चन होते हैं वो देख लो कैसे होते हैं, किस लेवल के होते हैं, और जो उनके लिए बुक्स होती है उसके थ्रू आप ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पढ़ने होंगे। ये तो बात हो गई दोनों क्वालिफाइंग पेपर्स की। अब मैं आऊँगी GS पेपर 1। GS पेपर 1 जो हिस्ट्री होता है, जैसे कि हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, उसमें जैसे कि बीपीएससी ने अपने सिलेबस में पॉइंटर्स दे रखे हैं कि कुछ टॉपिक्स, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो गया, संताल रिबेलियन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, रोल ऑफ बिहार इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं मैं कहूंगी कि उनके कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि हर साल थीम्स तो रिपीट होते हैं लेकिन डिफरेंट डायमेंशन से होते हैं। तो जैसे कि जो एनसीईआरटीज में इन टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक कोर आइडियाज है उनको आप
अपने नोट्स में लिख लो। और उसके अलावा जो इग्नू के जो बैचलर्स और मास्टर्स के जो पीडीएफ मिलेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि पॉलिटिकल थिंकर्स जो हमारे सिलेबस में है, नेहरू, गांधी एंड टैगोर, तो जो इग्नू की पीडीएफ आती है बैचलर्स और मास्टर्स लेवल की, जो भी इन तीनों थिंकर से रिलेटेड है, मास्टर्स में एक आता है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसके पीडीएफ में आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। तो उसको डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ो। और मैं ये भी कहूंगी कि जो गांधी, टैगोर और जो नेहरू के कुछ कोट्स है, जो बहुत फेमस कोट्स है, उनको लिख लो, क्योंकि जब आप पेपर में उनको इंक्लूड करोगे तो उससे आपकी मार्किंग काफी इंप्रूव हो जाएगी। और जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि डायग्राम में लिखना है या फिर पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंटर्स में लिखना है, तो मैंने जैसे कि बहुत सारे डायग्राम्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं पॉइंट्स और पैराग्राफ में ज्यादा कंफर्टेबल थी। तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, बस आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। और थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो उस पर थोड़ा सा देख लो कि आपका जो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, 5-6 पेजेस के आंसर लिखने होते हैं, तो पॉइंट्स कोशिश करो कि जब आप लिखो तो आपके जो लैंग्वेज है, वो एक्सप्रेशन काफी इफेक्टिव हो, वो थोड़ा सा ऐसे में आ जाता है, क्योंकि लंबा आंसर लिखना होता है। पेपर 1 में जो जैसे डीआई होता है, तो डीआई के लिए आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लो, और अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे कि उसमें जो फॉर्मूलाज होते हैं, रेशियो हो गया या फिर एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, वो हमने 9-10 में, 7-8 में पढ़ाई करी होती है। तो आपको लग रहा है कि एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज करने की जरूरत है, तो आप उसको कर लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर उतने से काम हो जाएगा। फिर जैसे कि जीएस पेपर 2 के लिए क्या होता है कि वो पेपर काफी ज्यादा डायनामिक हो गया। अब उसको कोई गेस नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो उसकी तैयारी थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा लक्ष्मीकांत अगर आपने पूरी बुक पढ़ी है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ जो टॉपिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो गया, चाहे वो जुडिशियल रिव्यू हो गया, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए राज्यसभा वर्सेस लोकसभा। तो ये सारी चीजें देख लो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या आता है वो उसको आप अच्छे से कर लो, लेकिन मैं कहूंगी कि बाकी टॉपिक्स को भी इग्नोर नहीं करो। फिर आपने पॉलिटी कर लिया, तो बिहार की इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए जैसे मैंने अरिहंत की बुक रेफर करी थी, और बिहार का जो मैप है आपको उसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। एक बार रफली देख लो कि कौन सी रिवर्स कहाँ है। बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो 6-7 ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाते हुए जो बहुत 5-6 बहुत जरूरी नदियां हैं, उनको अच्छे से याद कर लो, देख लो कहाँ से कहाँ बहती है। एक रफली आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ लोकेटेड है। बिहार का जो फॉरेस्ट टाइप है या जो हमारा टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, एक रफ आइडिया आपको डेवलप हो जाना चाहिए। उसके अलावा जब आप बिहार इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे मैं कहूंगी, हाँ काफी वॉल्यूमिनस है, पढ़ने में वक्त लगता है, थोड़ा जटिल भी है, फैक्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक सर्वे करते हो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। तो इकोनॉमिक सर्वे में वो हर एस्पेक्ट को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो जो बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है, या फिर बाकी हम सोशल इंडिकेटर्स पे या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे, सिर्फ गवर्नमेंट के डेटा और फिगर्स नहीं आते हैं, ये भी आते हैं कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स अभी चल रही हैं, उसके अलावा रोड ब्लॉक्स क्या क्या है और गवर्नमेंट ने आगे क्या प्लान कर रखा है। तो अगर आप उन टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो आप काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। जैसे कि 68 बीपीएससी में अर्बनाइजेशन, बिहार का जो अर्बनाइजेशन रेट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने वो इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ा था, तो मुझे पता था कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी है बिहार में अर्बनाइजेशन को लेके वो काफी वाइड है। जैसे कि पटना, अर्बन पॉपुलेशन पटना में सबसे हाईएस्ट है, अराउंड 40-50%। तो उसके कंट्रास्ट में कुछ डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जैसे समस्तीपुर, बांका, वहां का अर्बनाइजेशन रेट इवन 10% से भी लो है। तो एक रफ आइडिया आपको इकोनॉमिक सर्वे से काफी अच्छा मिल जाता है, तो उसको रेफर करो। और मैं यही कहूंगी कि जैसे कि जीएस पेपर 2 के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जो बिहार की करंट अफेयर्स आ रहे हैं, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हैं, काफी फैक्ट्स ओरिएंटेड होते हैं, उसको अवॉइड करो, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं होती। और आप कितना भी पढ़ लो, आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत बेसिक आइडियाज याद रह जाते हैं, उस टाइम पॉइंट्स रिमेंबर करने में काफी दिक्कतें आती हैं। तो जीएस 2 के लिए तो ये सारी चीजें हो गई। फिर अब मैंने बता दिया कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जो संसद टीवी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉडकास्ट करती है, उस पर एक शो आता था पर्सपेक्टिव, उसके जो हर दिन 30 मिनट का एपिसोड आता था, वो सारे टॉपिक्स को, चाहे वो डीप हो गया, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, जो भी टॉपिक्स चल रहे होते, खासकर साइंस, टेक एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड,
वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, तो उसको देखो, क्योंकि उसके जो पैनलिस्ट होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट होते हैं, तो आपको डायरेक्ट जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो आपको उससे जानने का मौका मिलेगा और आपकी जो लैंग्वेज है, वोकैबुलरी है, वो भी बिल्ड होगी। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो आंसर है वो बाकियों से अलग हो, थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव हो, तो यू कैन रेफर टू योजना मैगजीन। जैसे कि योजना का जो एडिशन है, जैसे मैंने जो एक योजना की एडिशन आई थी फिनटेक, वो मेरे लिए काफी इफेक्टिव थी। साइंस एंड टेक मैंने इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एक सिग्निफिकेंट जो चंक होता है साइंस एंड टेक का, मैंने योजना से ही प्रिपेयर किया था। तो देख लो, योजना में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आप योजना से रेफर करो। तो प्राइमरी सोर्स आप कोशिश करो कि जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली डेटा हमें मिल रहा है, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिया गवर्नमेंट हो, उसको आप पढ़ो। थोड़ा मुश्किल होता है टेक्स्ट को समझने में, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन इट्स वेरी यूजफुल। ओके, तो यहाँ तो बात हो गई कि क्या किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। दूसरी चीज मैं बोलूंगी, परीक्षा भवन में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है कि जो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि GS2 काफी लेंदी हो चुका है BPSC का। इनफैक्ट जो बच्चे काफी अच्छे हैं, जो काफी फास्ट लिखते हैं, वो भी लास्ट मोमेंट तक पेपर कंप्लीट करने में काफी स्ट्रगल करते हैं। तो मैं कहूंगी कि एक रफली टाइम को डिवाइड कर लो कि अगर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसको मेरे को 20 मिनट में कंप्लीट करना है, तो इनफैक्ट अगर मुझे लग रहा है कि और लिखना चाहिए, मैं काफी जानती हूँ, फिर भी उसको 20 मिनट में कंक्लूड करने की कोशिश करो। आपको ऐसा नहीं करना है कि कुछ आंसर्स जो आपको अच्छे से आते हैं, आपने उसका एक्सेप्शनली गुड आंसर लिख दिया है, और जो आपको नहीं आ रहा है आपने उसको बस किसी तरह कंप्लीट कर लिया है। कोशिश करो कि सारे आंसर्स जो वो एक एवरेज क्वालिटी के हो। और जब आप आंसर्स लिख रहे हो, तो सपोज ऐसा होता है कि कभी कभी आपको कुछ पॉइंट्स नहीं आते, तो उसको ऐसा नहीं कि बैठ के सोचते रहो क्या था क्या था क्या था। आपको जो भी इमीडिएटली पॉइंट्स आ रहे हैं उसको लिखो। आप उसको बाद में भी लिख दोगे, वो लिखते लिखते याद आ जाता है उस प्रोसेस में, तो आप लिख सकते हो। और जैसे कि GS पेपर 1 जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कोशिश करो DI वाला जो सेक्शन है वो पहले कर लो। होता क्या है कि DI इजी आता है, लेकिन जो एग्जाम स्ट्रेस होता है ना, उसमें हम क्वेश्चंस या तो गलत पढ़ जाते हैं, या तो कुछ उन्होंने बहुत सिंपल पूछा होता है, हम उसको कुछ कॉम्प्लेक्स समझ के कुछ और ही आंसर लिख देते हैं। तो अगर आप उसको पहले 45 मिनट या फिर 1 घंटा आपको जितना अप्रोप्रिएट लगे उसमें आप कंप्लीट कर लेते हो, तो एक सिग्निफिकेंट जो आपका बर्डन है वो कम हो जाता है। क्योंकि लास्ट मोमेंट तक अगर आप लिख रहे हो, लिखना इजी होता है, लेकिन जो आपको सोचना पड़ता है DI में, सॉल्व करना होता है, उसमें थोड़ा सा आपको अटेंशन देना होता है। ये तो हो गई मेंस की बात। ऐसे पेपर पे मैं आती हूँ। ऐसे इस बेसिकली आपने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े, ये सब जो मैंने आपको बताया सोर्सेस, वो उसका जो निचोड़ है वो आपको ऐसे में देना होता है। और ऐसे हमारे लिए जैसे कि एक जो सेक्शन होता है वो बिहार की जो मुहावरे होते हैं या जो हमारे लोकल सेइंग्स होते हैं उनके बेसिस पे होता है। मैं कहूंगी कि उसके लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करो, क्योंकि उसमें एक तो डेफिनेटली एक ऐसा ऑप्शन होगा जो सबको समझ में आ जाएगा। जो बिहार के नहीं है, जो यूपी के नहीं है, जो हिंदी बेल्ट के नहीं है, उनको भी समझ में आ जाएगा। वो क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम करते हैं कि वो एक जनरल क्वेश्चन हो, तो उसके लिए ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और जब आप ऐसे लिख रहे हो, तो 2 तरह के लोग होते हैं ऐसे जब लिखने की बात आती है। तो एक वो जो पीछे रफली एक डायग्राम डिसाइड कर लेते हैं, मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा, मैं ये इंक्लूड करूंगा। और दूसरे वैसे लोग जिनको लगता है कि मैं जब लिखता हूं तो वही कंटिन्यूअसली थॉट मेरे दिमाग में प्रोड्यूस होते हैं, और मैं वैसे ही लिखूंगा, वो डायग्राम पहले से मैं कुछ डिसाइड नहीं करूंगा। तो एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है कि मेरा वो जो थॉट प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, तो मैं जब लिखती हूँ तभी चीजें आती रहती हैं। तो मैंने पहले से कुछ ऐसे डायग्राम वगैरह या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करें उसकी प्लानिंग नहीं करी, लेकिन आपको जो लगता है आप प्लानिंग कर सकते हो। और कोशिश करो कि जो आपका एसे है उसमें हैंड राइटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि एसे में टाइम काफी होता है। पेज गिन के मत करो, हैंड राइटिंग पे ध्यान दो, आपकी जो लैंग्वेज है उसके फ्लो पे ध्यान दो, और जितना अच्छा आपका एसे का प्रेजेंटेशन हो सकता है उतना अच्छा। और डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करो। पहले तो कोई भी टॉपिक हो, सोचो कि जैसे कि एक हमारा जो एसे था जो मैंने अटेम्प्ट किया था, वो था साइंस विदाउट रिलीजन एंड रिलीजन विदाउट साइंस। तो रिलीजन, जैसे कि रिलीजन विदाउट साइंस, जब इसके बारे में आप सोच रहे हो तो पहले हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सोचो कि जो मिडिल एजेस होता था, डार्क एजेस, जब रिलीजन की सुप्रीमेसी थी, तो कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट किया, उस टाइम क्या प्रॉब्लम्स आती थी, वो एक हिस्ट्री का एस्पेक्ट आपने लिख लिया। फिर आप उसके अलावा लिख सकते हो जो सोशल एस्पेक्ट है। अगर सोसाइटी में सिर्फ रिलीजन है, साइंस नहीं है, तो जो सुपरस्टिशंस, फिर जो हमारा जो सोशल रिफॉर्म हुआ था इंडिया में 18-19 सेंचुरी में, उसको मेंशन कर सकते हो।
फिर उसके अलावा जो कॉन्टेम्पररी में आजकल जो हम देख रहे हैं, जैसे रिलीजन के नाम पे जो काफी गुरुज आते हैं, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। जैसे कि कोरोना माता, जब कोरोना आई थी लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे ये क्या है। तो कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री, डिफरेंट डायमेंशन से सोचो, कोशिश करो कि एक डायमेंशन पे एक दो पैराग्राफ से ज्यादा मत लिखो। ऐसा नहीं कि आपको हिस्ट्री वाले एस्पेक्ट पे बहुत चीजें याद आ रही है तो आपने पूरा पेपर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ही लिख दिया, ऐसा नहीं। जितने डायमेंशन हो सके उसको कवर करो, एक डाइवर्सिटी रखो अपने ऐसे में। और ये भी होता है कि ऐसे कौन सा चूज करूं, तो कोशिश करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कभी 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 क्या होता है कि हम बहुत कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक ढूंढ लेते हैं कि हमें तो सबसे अलग लिखना है, ये तो सब लिखेंगे तो हम नहीं लिखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप एक दो तीन पेज लिखने के बाद आपको कंटेंट नहीं आते हैं, फिर आप किसी तरह पेपर बस कंप्लीट करने के लिए स्ट्रगल करते हो। कोई दिक्कत नहीं है, वही है, अगर सब वही लिख रहे हैं, आपने भी वही लिखा है, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही ऐसे चूज करो। GS1 GS2 ऐसे और ऑप्शनल पेपर को तो मैंने कवर कर लिया। अब मैं प्रीलिम्स पे आती हूँ। तो जब आप प्रीलिम्स की परीक्षा जो है वो पहले BPSC 68 से पहले जो BPSC थी वहां पे लोग वन लाइन के जो फैक्ट्स होते थे, ल्यूसेंट होते थे, वो पढ़ के क्लियर कर लेते थे, काफी मॉक लगाते थे। तो मैं कहूंगी कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। जैसे आपने मेंस में इतनी सारी चीजें पढ़ ली, आपने ओल्ड NCERT पढ़ ली होगी हिस्ट्री के लिए, सारे टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिए होंगे, तो वो जब प्रीलिम्स का पेपर होगा ऑलरेडी आपका कंटेंट उसके लिए प्रिपेयर, आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। और जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आते हैं जिसका वेटेज काफी ज्यादा होता है BPSC के प्रीलिम्स में, उसके लिए मैं कहूंगी कि कुछ लोग क्या करते हैं, काफी मॉक लगाते हैं, काफी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करने की बजाय अगर आप 9-10 की जो NCERT है एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस उसी से आते हैं। और मॉक में आप कितने भी क्वेश्चंस लगा लो, हो सकता है कि उन्होंने जो पूछा हो वो आपने मॉक में सॉल्व ना किया हो, तो वो करने से अच्छा आप NCERT को अच्छे से 9-10 पढ़ लो, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सोच के फिर सॉल्व कर लोगे। उसके बाद जो रीजनिंग और मैथ्स वाला पोर्शन आता है उसके लिए मैं कहूंगी कि कोई भी एक रीजनिंग की बुक होती है, जैसे कि उसमें से 10 क्वेश्चंस में से ठीक है 4-5 क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं या थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन जो बाकी जो क्वेश्चन होता है, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज, जो वही जो बेसिक रीजनिंग होता है उसके बेसिस पे आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। और इसके अलावा प्रीलिम्स अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो दो, लेकिन मॉक टेस्ट में जब आपके कम नंबर आए उससे परेशान मत हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे ये डिसाइड करना है कि आप सही परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो पहले तो जब आप प्रीलिम्स देते हो तो उस देखो, जब आप सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हो आप देखो कि उसमें कितने क्वेश्चंस थे जो काफी इजी थे, जो सब कर सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि कुंवर सिंह का जो क्वेश्चन आता है, इस टाइप के इजी क्वेश्चंस, या फिर मगध जो डिनेस्टी है उसका कैपिटल कहाँ था, तो जो इजी क्वेश्चंस है जो सबको आते हैं, मेजोरिटी को आते हैं, देखो आप उसको गलत तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो कट ऑफ डिटरमाइन होता है प्रीलिम्स में वो अल्टीमेटली इन इजी क्वेश्चन से ही होता है। आपको उतने ही क्वेश्चन सही करने होते हैं जो सबने सही करे हैं। तो अगर मॉक में ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं भी आ रहा है और आपके कम नंबर भी आ रहे हैं, तो नहीं टेंशन लेने की बात है अगर आपने इजी क्वेश्चन सही करे हैं। ये बिल्कुल भी मत करना कि मॉक में 10-20 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो आपको बिल्कुल नहीं आए तो आप किताबें उठा के बैठ गए कि अरे ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, मैं तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ लूं। ये बिल्कुल मत करना। मॉक दो लेकिन प्रैक्टिस के लिए दो, उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपके पास 69 BPSC का क्वेश्चन पेपर है, 68 का है, तो 2 साल का एक रफ आइडिया आपको हो जाना चाहिए, उसको सॉल्व करो। और जैसे कि 69 में मैच द फॉलोइंग टाइप के बहुत क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि चारों क्वेश्चंस आपको आए ही, 3 क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, तो एक जो होता है ना, अगर आपको एक भी लेके श्योर हो, तो अगर आपने एक भी राइट गेस कर लिया तो आंसर खुद ही निकल जाता है, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और जैसे 69 BPSC का जो क्वेश्चन था उसमें एलिमिनेशन टेक्निक जो जनरली लोग UPSC में इस्तेमाल करते हैं, वो भी उसका भी यूज अब इधर भी होने लगा है। तो जैसे कि एलिमिनेशन टेक्निक थोड़ा सा देख लो क्या होता है। और अगर आपके पास 4 ऑप्शंस है, 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 2, 3, 4 आर करेक्ट, 3 and 4 आर करेक्ट, ओनली 4 इज करेक्ट, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो देखो चारों स्टेटमेंट में से अगर एक को लेके भी आप डेफिनेटली श्योर हो कि नहीं ये तो सही है या ये तो गलत है, तो स्टिक करो और ऑप्शंस में देखो कि उसके बेसिस पे कौन सा एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि चारों ऑप्शंस कोई भी उसको लेके एब्सोल्युटली श्योर नहीं होता है। तो चारों ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे ये तो मुझे नहीं आता है। उसमें से जो लो हैंगिंग फ्रूट है, ऐसा ऑप्शन जो आपको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है जब आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हो, एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठो, थोड़ी देर खुद को शांत करने के लिए
ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। मन को जितना भी डिफरेंट डायरेक्शन में मन भाग रहा है उसको समेट के थोड़ी देर खुद को शांत करो। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, पहले तो आपने एक्यूरेटली चीजें फिलअप कर दी, उसमें गलती बिल्कुल करने का कोई सवाल नहीं है। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो एक बार फ्लिप करके देख लो। हो सकता है कि पहले के 10 क्वेश्चंस आपको देख के लगे कि अरे क्वेश्चन कितना टफ है। उस टाइम बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि पिछले जो 10 पेजेस, लास्ट के 10 पेजेस हो उसमें इजी क्वेश्चंस हो, क्योंकि सबको सेट अलग अलग मिलता है और सेट के बेसिस पे भी क्वेश्चंस का अरेंजमेंट अलग होता है। तो पूरे पेपर्स में से जो आपको एकदम इजी क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला, गेटिंग द इजी क्वेश्चंस राइट, दैट इज द अल्टीमेट ट्रिक टू क्लियर प्रीलिम्स, गेटिंग द इजी क्वेश्चंस राइट। तो ढूंढो कि वैसे क्वेश्चंस कौन से हैं जो हर साल रिपीट होते हैं या फिर जो सबको आता है, जो इजी है, उनको एकदम ध्यान से करो, उनमें बिल्कुल गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस देखो जैसे एलिमिनेशन टेक्निक, मैंने आपको बताया कि यू आर नॉट श्योर बट यू कैन गेस द आंसर, उनको कर लो। उसके बाद अगर किसी में थोड़ा सा भी आपको एक इंट्यूशन आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था ये शायद हो सकता है, तो मैं नहीं कहूंगी उसको छोड़ो। नेगेटिव से इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने 5 में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी सही गेस कर लिया, 3 गलत भी हो गए, स्टिल आपका जो एवरेज जो नेट मार्किंग होगी वो आपके फेवर में होगी। तो जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते, इनफैक्ट जो एकदम नहीं आते, वन लाइनर है, वैसे क्वेश्चंस को अवॉइड करो। लेकिन हाउस में एलिमिनेशन टेक्निक लगा के कुछ किया जा सकता है, तो अपने हिसाब से आपको देख लेना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस की बात तो हो गई, अब मैं आती हूँ इंटरव्यू पे। जैसे कि इंटरव्यू की तैयारी मेंस के बाद नहीं होती। जब आप तैयारी के फेज में होते हो तो कोशिश करो कि लोगों से बिल्कुल ना कटो, चाहे वो आपका ग्रुप हो गया, दोस्त हो गया, डिस्कशंस करते रहो, बाकी टॉपिक्स पे बात करते रहो। उससे क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो इंप्रूव होती है, क्योंकि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। इफ यू आर नॉट एबल टू इफेक्टिवली डिलीवर योर आइडियाज, दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो जिन लोगों को लगता है कि वो कम्युनिकेट इफेक्टिवली नहीं कर पाते, या जिनको नर्वसनेस होता है, स्टेज फियर होता है, मैं कहूंगी कि मॉक दो, काफी सारे मॉक दो, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, इनफैक्ट मॉक में तो काफी एमिनेंट लोगों से आपको बात करनी होती है, तो वो आपकी जो हिचक है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और जब आप इंटरव्यू वाले दिन जाते हो तो उस टाइम कोई भी प्री कंसीव नोशंस मत रखो कि बोर्ड कौन सा बोर्ड है, इसमें स्ट्रिक्ट मेंबर्स होते हैं, इसमें ऐसे मेंबर्स होते हैं, ऐसा सोच के मत जाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी जो फियर जनरेट हो जाता है वो आपके फेस से वो देख के समझ पाते हैं। इंटरव्यू जो होता है वो जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनको भी पता होता है कि आप एक एस्पिरेंट हो, आपको डर लग रहा होगा, तो वो आपको कंफर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इंटरव्यू में क्या होता है कि वो बहुत आसान से सवाल पूछते हैं। जैसे आपका ऑप्शनल हो गया तो ऑप्शनल को तो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो। इनफैक्ट मेरा जो 90% क्वेश्चन था वो मेरे ऑप्शनल से ही था। और कभी क्या होता है कि बहुत आसान से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि उन्होंने मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होता है उसका प्रोसीजर उन्होंने पूछा, तो मैं आर्टिकल 368 इमीडिएटली मैं उसको सोच रही थी कौन सा आर्टिकल था, मेरे को याद नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले प्रोसेस जो होता है मैंने वो बोला, फिर उसी प्रोसेस में मेरे को आर्टिकल याद आ गया। तो हो सकता है कि जो पॉइंट आप बोलना चाहते हो वो उस वक्त इमीडिएटली आपके दिमाग में नहीं आए, तो वहां से शुरू मत करो, जो आ रहा है उसको बोल दो, फिर धीरे धीरे बोलते बोलते वो चीजें आ जाएंगी। और दूसरी चीज, अगर आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाए, सिचुएशन बेस्ड, और आपका ओपिनियन मांगा जाए, तो कोशिश करो कि आप एक ओपन एंडेड आंसर दो, ताकि उनको भी लगे कि हाँ देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आप कभी भी अपने सजेशंस को लेके एब्सोल्युटली श्योर मत रहो कि ऐसा होना चाहिए, ताकि वो भी आपको अपने इनपुट्स देंगे और आप भी अपने इनपुट्स देंगे। और अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगी कि सिविल सेवा की जो प्रिपरेशन होती है वो काफी पर्सनलाइज चीज होती है। तो देखो आपके लिए क्या काम करता है, खुद को लेके सेल्फ अवेयर रहो और आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, जो आपके लिए सुटेबल है, जो आपके लिए नहीं सुटेबल है वो आप खुद ही डिसाइड करो। बाकी मैंने जो आपको बताया है होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मैं डीकेटी टीम की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली प्रिया मैम की, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म के जरिए काफी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में मदद की, और वो यहाँ तक मेरे लिए आए। तो थैंक यू टू द एंटायर डीकेटी टीम।